सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू किया है चैप्टर 8 का, तो आज सेकंड वीडियो है यानी सेकंड लेक्चर है उस चैप्टर के आगे की सीरीज का। तो जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, हमने जो भी पढ़ा था वो शुरुआत के एनसीईआरटी की एक दो पेजेस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हमारा जो चैप्टर हमने बोला था लास्ट टॉपिक्स, जैसे कि हमने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया था कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। जब हमने कोशिका का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि सर कोशिका के दो प्रकार होते हैं, यानी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आज जो पार्टिकुलर है जो हम शुरू करेंगे अपने इस लेक्चर में, तो हम सारा का सारा प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम यूकैरियोटिक कोशिका वन बाय वन जो भी अंगिकाएं पाई जाती हैं उनके घटकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिका को पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका के हर एक भाग को एक तरह से मैं यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करूंगा। आज एक ही लेक्चर के अंदर उसको पूरा का पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, मेनली कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। तो सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, किस बेस पे इनको अलग अलग किया गया है? तो अलग अलग करने का आधार था कोशिका अंगिका, यानी कोशिका के अंदर की जो अंगिकाएं पाई जाती हैं अगर वो झिल्ली युक्त हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। और अगर झिल्ली युक्त नहीं है यानी झिल्ली विहीन है उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर अगर मैं एक कोशिका की ड्राइंग बनाऊं तो मान लीजिए मैंने एक कोशिका बनाया, इस कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक, केंद्रक अगर आवरण से घिरा हुआ है, किसी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अलावा हमने अगर बनाया यहाँ पे कोई सूत्रकणिका बना दिया, ठीक है, तो सूत्रकणिका भी किसी झिल्ली से घिरा होगा। अगर हम यहाँ पे गोलकी क्या बनाते तो वो भी क्या है, किसी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर में अगर कोई भी संरचना मान लीजिए मैं हरित द्रव बनाता हूं तो भी क्या होगा, एक झिल्ली से घिरा होगा। पर वहीं अगर अच्छा ये कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। कैसी है? यूकैरियोटिक। ठीक है, वहीं अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को बनाऊं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किसी प्रकार की झिल्ली होती ही नहीं है, अंगिकाओं के पास किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। यानी ये कैसे होते हैं? झिल्ली विहीन अंगिका होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली विहीन अंगिका। यानी इनके कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटकों को क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। तो इनके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर कोशिकांग क्या होंगे? झिल्ली से घिरे होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते। और झिल्ली से घिरे नहीं होते तो कोशिका द्रव्य में ऐसे ही मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनकी किसी प्रकार की झिल्ली आवरण नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, तो कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य के अंदर पूरे के पूरे ऐसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, यानी उनपे बिखरे हुए फॉर्म में पड़े रहेंगे, पर होते तो है सभी अंगिका पर आवरण से घिरे नहीं होते। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है आज, इसकी डिटेल तो हम पूरे आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में उनके बारे में हम समझेंगे, अंगिकाओं के बारे में, एक-एक के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी के लेक्चर्स में हम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कोशिकांग है, क्या होता है इसका फीचर, क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ फीचर्स मालूम है भाई, कौन कौन है यूकैरियोटिक कोशिका, हमें ऐसा कोई एग्जांपल मालूम है? तो हमारे एनसीईआरटी यहाँ पे यूकैरियोटिक शुरू किया है, उसमें सबसे पहले एग्जांपल यही दिया है कि पहले तो बैक्टीरिया, सारी की सारी बैक्टीरिया, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा कौन है? तो नीलहरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? नीलहरित शैवाल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल है तो साइनोबैक्टीरिया, सॉरी साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कोई और एग्जांपल है? पीपीएलओ। क्या होता है? पीपीएलओ क्या होते हैं इंग्लिश में? फुल फॉर्म यानी फ्लोरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइव ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलेंगे तो सम जीवाणु। क्या कहते हैं? सम जीवाणु। ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल है तो एक और एग्जांपल दिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या लिखा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अच्छा माइकोप्लाज्मा क्या होती है? तो इनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। कैसा है? कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, एकमात्र ऐसा जीव जिसके अंदर कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण। ठीक है, ये चारों के चारों उसने उदाहरण दे दिया कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको किसको कह सकते हैं? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। अच्छा बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु। नीलहरित शैवाल को क्या कहेंगे?
साइनोबैक्टीरिया इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा पीपीएलओ को क्या कहेंगे, प्लूरो निमोनिया सम जीव। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है प्रोकैरियोटिक की, और उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। हमारा चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा क्या रहता है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, ठीक है। चलिए अब जब एनसीईआरटी सेकंड पे आता है, यानी इसके बाद इनके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने के बाद किस पे आ जाता है, तो एनसीईआरटी ने तुरंत नीचे आया तो उसने क्या किया, आकार की बात कर दी है। इसकी बात की है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की बात की है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की बात करें तो अगर ड्राइंग देखोगे ना आप लोग, तो उसमें लिखा 1 से 3 माइक्रोमीटर, पर अगर हम डाटा देखें चैप्टर 2 में तो उसने कितना दिया है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का कितना देके रखा है, लगभग पीपीएलओ का, सॉरी 0.01 माइक्रोमीटर, किसका है, ये पीपीएलओ का है, ठीक है। तो सबसे पीपीएलओ है। उसके बाद अगर हम बात करें आकृति की, अच्छा इतना ही अपने एनसीईआरटी में, तो इससे ज्यादा अपने डाटा याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आकृति की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं आकृति के आधार पे, तो उसने कुछ 4 प्रकार बताए हैं। पहला है गोलाकार, दूसरा क्या है, दंडाकार, तीसरा क्या है, कोषाकार, और चौथा क्या है, स्पाइरलियम यानी सर्पिलाकार, ठीक है। तो उसने 4 प्रकार बताए हैं। अच्छा इस प्रकारों में से सबसे ज्यादा कुछ नहीं करना है हमने को, एक ही चीज करना, बैसिलस, ठीक है। कौन सा, दंडाकार, कौन सा वाला, दंडाकार। सबसे अधिक पाए जाने वाली बैक्टीरिया कोई है, सबसे अधिक पाई जाने वाली बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे अधिक पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन सी है, तो बैक्टीरिया का वह प्रकार जिसका नाम क्या है, दंडाकार, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैसिलस, क्या कहते हैं, बैसिलस। तो आप लोग दोनों याद रख लेंगे कि दंडाकार को क्या कहते हैं, बैसिलस, गोलाकार, फिर कोषाकार और सर्पिलाकार, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। उसने क्या किया, पहले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर दी है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन से उनके बारे में बताया, उसके बाद उसके आकार के बारे में बताया है, उसके बाद जस्ट उसने आकृति के बारे में बताया, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन अगर मोस्ट आईएमपी कोई है तो वो ये वाला है कि बैक्टीरिया की वह प्रकार बताइए जो सबसे अधिक पाई जाती है ब्रह्मांड के अंदर, तो वह प्रकार है हमारा दंडाकार या तो बैसिलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम चले एनसीईआरटी के बात के हिसाब से, तो उसने बोला कि चलो ये सब तो ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करो, ये बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखती कैसी है, ठीक है। तो हम अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर एक ड्राइंग बनाऊं, तो ड्राइंग में आप देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, कोशिका आवरण, जो कोशिका है ना, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण 3 इस तरह से बना होता है। अगर मैं ऐसे ड्राइंग बनाऊं, अलग अलग ऐसे चौक ले लूं, देखिए अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाऊं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके 3 आवरण होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर 3 आवरण होते हैं, और तीनों क्या कहलाते हैं, कोशिका आवरण। तीनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं, तीनों को कोशिका आवरण, क्या कहते हैं, कोशिका आवरण। और तीनों के तीनों कोशिका आवरण है, और तीनों के तीनों का कार्य क्या है, सुरक्षा का, क्या है, सुरक्षा का कार्य करते हैं, यानी कोशिका को सुरक्षा देने का कार्य कौन करते हैं, कोशिका आवरण। अच्छा ये कोशिका आवरण किससे किसके मिलकर बने, तो 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। सबसे बाहर वाले जो ये हमने ये बनाया है, इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर के आवरण को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद मिडल में जो हमने ये बनाया है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। यहां पे लिखा हूं, क्या बोलेंगे इसे, कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाला आवरण जो है, तीसरा आवरण, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे जीव द्रव्य झिल्ली। इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। चलिए सबसे बाहर क्या होता है, कोशिका आवरण होता है। कोशिका आवरण 3 घटकों से मिलकर बना है। सबसे बाहर वाले को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, और थर्ड वाले को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं।
ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीवित झिल्ली, तीनों एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं? कोशिका आवरण कहलाते हैं। और तीनों के तीनों किसकी तरह कार्य करते हैं? सुरक्षा की इकाई की तरह कार्य करते हैं। यानी एक ऐसी इकाई जो कोशिका के सुरक्षा का कार्य करती है। यानी एक तरह से देखा जाए ग्लाइकोकैलिक्स की सुरक्षा में मदद करता होगा, कोशिका भित्ति भी सुरक्षा में मदद करती होगी, और जीवित झिल्ली भी क्या करती होगी? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती होगी। ठीक है, तो क्या वो सुरक्षा ही करते हैं? नहीं, हर एक कोशिका, ग्लाइकोकैलिक्स का अपना एक अलग फीचर है, अपना अलग कार्य है, कोशिका भित्ति का अलग कार्य है, कोशिका झिल्ली का अलग कार्य है, तीनों का अलग अलग कार्य है, पर संयुक्त रूप से एक ही कार्य है। संयुक्त रूप से अगर पूछे तो एक ही कार्य है, सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए हमने देखा था सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे बाहर का आवरण कोशिका ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा क्या? कोशिका भित्ति, तीसरा क्या? जीवित झिल्ली। अगर चौथी संरचना की बात करें तो चौथी संरचना यहाँ पे हमारी पाई जाती है कशाभिका। यहाँ से क्या पाई जाती है? कशाभिका। ठीक है, कशाभिका के तीन घटक होते हैं। चौथी संरचना हमारी क्या है? चौथी संरचना है कशाभिका। और इसके कितने घटक होते हैं? कशाभिका के तीन घटक होते हैं। सबसे लंबा जो पतला होता है जिसे क्या कहते हैं? तंतु। सबसे बाहर जो होता है लंबा होता है उसे क्या कहते हैं? तंतु। दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहेंगे अंकुश। क्या कहते हैं? अंकुश। और तीसरे वाले आवरण को क्या कहते हैं? आधार काय। क्या कहते हैं? आधार काय। कशाभिका चौथा कौन सा है? कशाभिका तीन भागों से मिलकर बना होता है, तंतु, अंकुश और आधार काय। तंतु जो कि कोशिका के बाहर एक पतला तंतु, एक पतला नली निकला होता है। तंतु एक संरचना के साथ आधार काय से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। और आधार काय हमारे कोशिका आवरण के अंदर धसी होती है। ठीक है, चलिए हमने चार संरचनाएं पढ़ ली। पांचवी संरचना देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे नलिकाकार कुछ संरचनाएं होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नलिकाकार संरचनाएं होती है। इन नलिकाकार संरचनाओं को कहते हैं क्या? हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जो इनके ऊपर पाई जाती है, बाहर की ओर पाई जाती है नलिकाकार कुछ संरचनाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके सतह के ऊपर कुछ ब्रश जैसी संरचनाएं, ब्रश देखते हो टेस्ट करते हैं ना, उस ब्रश की जो बाहर की संरचना होती है, ऐसी कुछ संरचनाएं जिसके बाहर की सतह पर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अच्छा ये कौन सी संरचना है? चौथी। ये हो गया हमारा पांचवा, ये हो गया छठा। अब आगे चलते हैं। तो सातवीं संरचना की बात करें तो हमारी जो कोशिका झिल्ली है, ये जो जीवद्रव्य झिल्ली है, ठीक है, हमारी जो जीवद्रव्य झिल्ली है, ये अंदर की ओर, हमारी जो जीवद्रव्य झिल्ली है ये अंदर की ओर क्या करता है? तो कुछ फोल्डिंग करता है। अंदर की ओर क्या करेगा? तो ऐसे कुछ फोल्डिंग करता है, कुछ अंदर की ओर क्या करता है? ऐसे फोल्डिंग करता है। और कोशिका झिल्ली यानी जीवद्रव्य झिल्ली अंदर की ओर फोल्डिंग करके एक संरचना का निर्माण करती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? मीसोजोम। क्या कहते हैं? मीसोसोम। ठीक है, मीसोजोम कहते हैं। ये भी मीसोजोम है, ये भी मीसोजोम है, ये भी मीसोजोम है। मीसोजोम के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है पुटिका, इसको क्या कहेंगे? पुटिका। ठीक है, ये क्या कहते हैं? पटलिका। और ये क्या कहलाता है? नलिका। ठीक है, तो तीन भाग होते हैं कोशिका काय। मीसोजोम के तीन काय होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है पुटिका, दूसरा होता है पटलिका, तीसरा होता है नलिका। ठीक है, तो हमने अच्छा ये कौन सी संरचना थी? 6 हो गया, ये 7वीं थी। ठीक है, 8वीं संरचना की बात करें तो कोशिका के अंदर केंद्रक को होगा। ठीक है, तो केंद्रक इनमें नग्न अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि झिल्ली तो होती नहीं। हमने पहले बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर किसी प्रकार के झिल्ली युक्त आवरण नहीं पाया जाता। तो केंद्रक में क्या होता है? किसी प्रकार का झिल्ली युक्त आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो किसी प्रकार के झिल्ली युक्त आवरण नहीं पाया जाता तो कैसे होगा? ऐसे ही नग्न अवस्था में, यानी इनके ऊपर जो आवरण होगा वो आवरण होता नहीं है, यानी खुला नग्न अवस्था में ऐसे ही कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े रहते हैं। और जहां पे हमारा केंद्रक होता है वहीं पे हमारा डीएनए होता है। डीएनए वाली संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे अच्छा ये कौन सी थी? 8वीं संरचना न्यूक्लियोइड। 9वें की बात करें तो 9वां कौन सा होता है? तो इसी में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहेंगे। ये कौन सी हमारी होगी? 9वीं संरचना प्लाज्मिड। इसके अलावा कुछ राइबोसोम पाए जाएंगे। कुछ क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। प्राणी कोशिका, वनस्पति कोशिका सब में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे कणिकाएं पाई जाती हैं, कुछ पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अंतर्निहित पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्निहित पिंड कहते हैं। ठीक है, अंतर्निहित पिंड पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो आंतरिक झिल्ली के ऊपर
जो हमारी जीवित झिल्ली है इसके ऊपर कुछ और संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर, वर्णकी लवक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वर्णकी लवक। क्या कहते हैं, वर्णकी लवक कहते हैं, यानी क्या कहेंगे, इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। इंग्लिश में क्रोमेटोफोर कहेंगे और हिंदी में वर्णकी लवक कहेंगे। नाम से पता चलता है सर, वर्णकी लवक यानी इसके ऊपर क्या पाए जाते होंगे, कुछ वर्णक पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, तो कुछ वर्णकों की संरचना पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो हमने लगभग इतने ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहर क्या होता है, कोशिका आवरण होता है, जो तीन प्रकार के परत से मिलकर बना होता है। तीन अलग अलग प्रकार के स्तर, लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर का लेयर क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। दूसरे नंबर पे क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली होता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, पर खुद का तीनों का अपना अलग अलग कार्य होता है, पर जब मिलके एक कार्य करेंगे तो अन्य को सुरक्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चौथी संरचना में आते हैं। तो कोशिका भित्ति के बाहर क्या होती है, यानी कोशिका के बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। और कशाभिका तीन भागों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक भाग जो सबसे बाहर पतला सा लंबा सा होता है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जिसके साथ तंतु कोशिका से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। और अंकुश जिसके साथ जुड़ा होता है, अंकुश जिसके साथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, आधारकाय कहते हैं, जो कहां होता है, हमारे कोशिका के अंदर धसा होता है। यानी कोशिका आवरण के अंदर क्या होता है, धसा होता है। ठीक है, इसके बाद हम पांचवी संरचना की बात करें तो हमारे अंदर क्या होती है, तो नलिकाकार, हमारे अंदर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, तो नलिकाकार संरचनाएं होती है जिन्हें रोम कहते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रश जैसी संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। उसके बाद हम अंदर गए, थोड़ा सा बाहर से अंदर गए। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक और वर्ड और लिखा है कि कशाभिका, रोम और झालर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो एक तरह से सतह की संरचना कहते हैं, यानी सतह के बाहर पाई जाती है। सबके सब देख लीजिए, बाकी सब अंदर है, पर कशाभिका, रोम और झालर तीनों के तीनों सतह के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सतह संरचना कहते हैं। यानी सतह के ऊपर पाए जाने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं, सतह संरचना। और सतह संरचना में तीन आती है, इसे लिख लीजिए कहीं पे भी, आपको ऐसे आप कहीं नोट बना रहे हो तो नोट से लिख लीजिए कि कशाभिका, रोम और झालर। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि तीनों को क्या कहा जाता है, सतह संरचना कही जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अंदर की ओर। तो हमने देखा सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य झिल्ली। जब जीवद्रव्य झिल्ली की बात करते हैं तो जीवद्रव्य झिल्ली अंदर की ओर कुछ फोल्डिंग करता है, कुछ अंदर वलन करता है। अंदर वलन मतलब अंदर की ओर, अंदर मतलब अंदर और वलन मतलब मुड़ जाना। तो कुछ अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचना बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, मीसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मीसोजोम कहते हैं। और मीसोजोम तीन प्रकार के होते हैं, या तो टूटिका, पट्टिका या नलिका के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम और जाते हैं अंदर तो हमने देखा कि सर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा जो कि नग्न होता है, किसी प्रकार का आवरण उसके आसपास पाया नहीं जाता है। नग्न अवस्था में कहां पड़ा रहता है, कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो उसके जस्ट बगल में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जो एक्स्ट्रा गुणसूत्री होता है, यानी अतिरिक्त केंद्रक के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्र लिए एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। इसके बाद जस्ट वहीं पे हमारे पास कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों पाई जाती है। ये झिल्ली विहीन होती है। राइबोसोम भी क्या होता है, झिल्ली विहीन अंगिका होती है। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्राणी, वनस्पति सब में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके जस्ट बगल में देखा तो कुछ अंतर्विष्ट पिंड होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अंतर्विष्ट पिंड का कार्य क्या है, जो कि क्या होते हैं, तो हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े होते हैं, उनके आसपास में झिल्ली आवरण नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो उसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक संरचना थी जिसे क्या बोलते हैं, वर्णकी लवक, क्रोमेटोफोर कह दिया, जो कहाँ पे थी, तो हमारे जीवद्रव्य झिल्ली के ऊपर होती है, जिसमें कुछ वर्णक पाए जाते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके कार्य हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ड्राइंग क्लियर हुआ होगा। अगर आप ऐसे नए होंगे तो इसे बना लीजिए, और पुराने भी हो तो क्या है, इसे एक बार बना लीजिए। आप जब बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और इनके बारे में, हर एक के बारे में समझ पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक एक के बारे में बाहर से अंदर की ओर, कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर से अंदर की ओर हर एक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप, मैं हटता हूं साइड में, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। एक एक घटनाओं, एक एक यानी परत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक घटकों के बारे में, एक एक अंगों के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के हर एक भाग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। तो सबसे बाहर का आवरण क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, तो हम ग्लाइकोकैलिक्स सबसे हेडिंग, सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा, सबसे बाहरी आवरण हमारा क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, तो सर ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स
का बना होता है। किसका बना होता है? तो ग्लाइकोकेलिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, अच्छा ये इसके कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे? ग्लाइकोकेलिक्स के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ग्लाइकोकेलिक्स के 2 प्रकार, एक होता है अवकंपट और एक होता है संपुटिका। ठीक है, अब अवकंपट और संपुटिका किसके आधार पे? तो कोशिका यानी कोशिका के आवरण के आसपास यानी कोशिका के बाहर अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स ढीली ढाली अवस्था में है यानी ऐसे लूज अवस्था में है, एकदम टाइटली नहीं है, अगर लूज अवस्था में है तो उसे क्या कहते हैं? अवकंपट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रकार की बात करें अवकंपट। अवकंपट तो कैसी होती है? कोशिका के बाहर यदि ग्लाइकोकेलिक्स ढीली ढाली अवस्था में है तो उसे अवकंपट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवकंपट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके कार्य क्या क्या है अवकंपट के? तो पहला तो क्या करता है? किसी भी पदार्थों के साथ चिपकने में मदद करता है। क्या करता है? किसी पदार्थ के साथ चिपकने में मदद करता है। अवकंपट के कार्य क्या है? तो एक तो कार्य क्या करता है? चिपकने में मदद करता है। क्या करेगा? चिपकने में मदद करता है, किसी भी पदार्थ के साथ चिपकने में मदद करता है। कौन? अवकंपट। इसके अलावा और भी कोई कार्य है? तो सूखने से रोकता है कोशिका को। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है बैक्टीरिया की, वो पानी के ऊपर आके तो ज्यादा धूप पड़ेगा तो धूप से पानी ज्यादा हमारे उसके अंदर से वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा और ज्यादा पानी बाहर निकल के तो एक तरह से सूख के वो मर जाएगा। तो उसको सूखने से यानी कभी ऐसी परिस्थिति आ गई उसको धूप में रहना पड़ जाए तो उस समय भी ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है? उसे ग्लाइकोकेलिक्स की कौन सी लेयर? अवकंपट क्या करती है? तो उसे सूखने से रोकती है। ठीक है, सूखने से रोकती है। सेकंड अगर परत की बात करें, सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर हमारा क्या है? संपुटिका है। क्या है? संपुटिका। अब संपुटिका क्या है? तो कोशिका के बाहर जो कठोर और मोटी हो, कोशिका के बाहर यदि ग्लाइकोकेलिक्स कठोर एवं मोटी हो तो उसे क्या कहते हैं? संपुटिका कहते हैं। यदि कोशिका के बाहर यदि ग्लाइकोकेलिक्स कठोर एवं मोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं? संपुटिका कहते हैं। संपुटिका क्या करता है? तो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। क्या देता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। क्या देता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि क्लास 12 हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारा होगा ना वो आनुवंशिक वाला चैप्टर नंबर 6 में क्लास 12 एनसीईआरटी का, उसमें हमने देखा है कि वो एक एक्सपेरिमेंट था इसमें आर स्टेम एस स्टेम हुआ करता था। तो एस प्रभेद हिंदी में क्या बोलेंगे? एस प्रभेद। ठीक है, एस स्टेम बोलते हैं। एस प्रभेद जो है वो एस प्रभेद के अंदर कौन सा ग्लाइकोकेलिक्स होता था? संपुटिका होती थी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती थी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती थी? प्रदान करती थी। यानी रोगों के प्रति रक्षा करने का कार्य किसका है? संपुटिका का है। किसी पदार्थ से चिपकने का कार्य या तो उसे सूखने से रोकने का कार्य किसका है? अवकंपट का है। अवकंपट होता क्या है? तो कोशिका के बाहर अगर ग्लाइकोकेलिक्स ढीली ढाली अवस्था में है तो उसे क्या कहेंगे? अवकंपट कहेंगे। और अगर वो एकदम टाइटली है और एकदम मोटी है, बहुत मोटा आवरण है और एकदम टाइट है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहते हैं संपुटिका। अच्छा इनके कार्य क्या है? तो अवकंपट का कार्य चिपकने में मदद करेगा, किसी पदार्थ के साथ चिपक जाना। ठीक है, या तो उसे सूखने से बचाना, हमारे बैक्टीरिया की कोशिका को सूखने से रोकने का कार्य करता है। संपुटिका की बात करें तो संपुटिका क्या करता है? तो संपुटिका बस एक ही कार्य करेगा, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता करने का कार्य कौन करता है? हमारी संपुटिका करती है। ठीक है, तो हमने लगभग सबसे बाहरी वाला और ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ठीक है, अब ग्लाइकोकेलिक्स के जस्ट बाद हमारा कौन सा आएगा? तो सेकंड लेयर कौन सी है? कोशिका भित्ति। कौन सी लेयर आती है हमारी? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रख करता हूं। चलिए अब कोशिका भित्ति की बात करें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए
कोशिका भित्ति की बात करें तो पूछा जाएगा भाई कि कोशिका भित्ति किसके किसके अंदर पाया जाता है। तो अगर चैप्टर 2 की बात करें तो वहां पे लिख के रखा है कोशिका भित्ति, पहला प्रोटिस्टा, अच्छा मोनेरा गया था, मोनेरा नहीं आया प्रोटिस्टा, मोनेरा, फिर कवक, फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और वनस्पति। इन सब में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी है, तो सबकी तो बात करेंगे हम आगे चैप्टर 2 में जाके बात करेंगे, पर यहाँ पे अभी पार्टिकुलर में प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी मोनेरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी। अच्छा मोनेरा, सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में, अगर आपने पढ़ा होगा वहां पे ना मोनेरा जगत लिखा होगा कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्रकार की बैक्टीरिया किसमें आती है, मोनेरा जगत के अंदर आती है। और बैक्टीरिया है क्या, तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब मोनेरा भी क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मोनेरा की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन, किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है, पेप्टिडो एक तो होगा पेप्टाइड, एक किसका होगा पेप्टाइड का, और दूसरा किसका होगा, एक तो पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं, ठीक है। अब एक पेप्टाइड क्या और ग्लाइकन क्या है, तो पेप्टाइड एक तरह से अमीनो एसिड की श्रृंखला, इसकी है अमीनो एसिड की श्रृंखला, ठीक है। अमीनो एसिड की श्रृंखला क्या होती है, पेप्टाइड बंध होता है, और जो हमारा ग्लाइकन है, ग्लाइकन क्या होता है, तो ग्लाइकन एक तरह से ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज के पॉलीमर को क्या कहते हैं, ग्लाइकन कहते हैं, और अमीनो एसिड की श्रृंखला को क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज की श्रृंखला मतलब ग्लाइकन ग्लूकोज की श्रृंखला को बनाएं तो हम एक ग्लूकोज, कौन सी ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज की अगर संरचना बनाओ तो बीटा डी ग्लूकोज आप देखना कैसे बनता है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है, क्योंकि हमारे कार्बन के अलावा भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, जैसे क्या कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक श्रृंखला होती है। यहाँ से शुरू करें तो CH2OH, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H है तो ऊपर H नीचे OH, यहाँ पे OH है तो ऊपर OH नीचे H, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे OH और H ऊपर, और यहाँ पे ऊपर H है तो नीचे H और ऊपर OH, जिसे क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। अब हमारे सिलेबस में चेंजेस के बारे में नहीं दिया, पहले पढ़ाया जाता था पर अब नहीं दिया है, ठीक है। और पूछता भी नहीं तो हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन की वजह से ये क्या बन जाता है, एक संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, नैग, क्या कहते हैं, नैग कहते हैं, ठीक है। और इसी नैग के अंदर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और परिवर्तन किया, तो ये क्या बन जाता है, नैम, क्या बन जाता है, नैम बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, नैग किसकी वजह से बना, तो ग्लूकोज के मॉडिफिकेशन से नैग बना, और नैग के मॉडिफिकेशन से हमने क्या बना दिया, नैम बना दिया, ठीक है। अब नैग और नैम क्या करते हैं, तो ये मान लीजिए हमारा नैम है और ये हमारा क्या है, नैग है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं नैग, ये क्या है, नैग, ये क्या है, ये क्या है, नैग, और ये क्या है, नैग, ठीक है। सेम इधर बनाता हूं, ठीक है। तो इधर देखिए ये क्या है, ये होगा नैम, और ये क्या होगा, नैग, ये है नैम, और ये है नैग, ठीक है। नैम नैग नैग नैम नैग नैम, फिर नैम नैग नैम नैग, एक दूसरे से अल्टरनेट फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एक श्रृंखला बनाते हैं अल्टरनेट फॉर्म, अच्छा मैंने चार ही बनाई, ये बहुत लंबी श्रृंखला होती है, सेम यहाँ की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो नैग नैम अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे है, नैग नैम अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे है। इसके अलावा ये पेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड की श्रृंखला, अमीनो एसिड बहुत सारी मिलकर पेप्टाइड बंध बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पेप्टाइड क्या करता है, तो ये नैम है ना, इस नैम पे ऐसे पेप्टाइड लगे होते हैं, ठीक है। नैम के बाहरी स्तर पर क्या हो गया, पेप्टाइड, तो यहाँ पे जहां-जहां नैम है वहां पेप्टाइड बना दूं, ये देखिए जहां-जहां नैम है वहां क्या बना रहा हूं, पेप्टाइड बंध बना रहा हूं। यहाँ पे भी क्या है, नैम है, तो यहाँ पे भी क्या बना रहा हूं, पेप्टाइड बंध बना रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है, नैम और नैम, नैम और यानी नैम से एक नैम की पेप्टाइड दूसरे नैम की पेप्टाइड के साथ क्या बनाती है, ऐसे एक
लिंक करती है, क्रॉस लिंक करता है। सेम इसके नीचे एक और होता तो ऐसे क्या करता है, वो भी क्रॉस लिंक करता है। इसके ऊपर वाला जो होता है वो भी क्या करता है, इसके साथ ऐसे क्रॉस लिंक करता है। अगर मैं बताना चाहूं रे डायग्राम में, तो ये देखिए हमारा क्या है, एक संरचना ये समझ लीजिए, ये वाली श्रृंखला, इस श्रृंखला में क्या है, नैग है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे क्या है, नैम है। ऐसे मैं बना रहा हूं, कुछ जगहों पे क्या है, नैम है, कुछ जगहों पे क्या है, नैग है। ठीक है, सेम इधर भी एक संरचना बनाता हूं। देखिए कुछ जगहों पे नैग है, कुछ जगहों पे क्या है, नैम है। कुछ जगहों पे क्या है, नैग है, कुछ जगहों पे नैम है। मान लीजिए ये वाली जो संरचना है, ये सब क्या है, नैग वाली है, ये सब क्या है, नैम वाली। सॉरी, ये जो है सारी की सारी क्या है, ये जो है नैम हो गई, तो ये क्या होगा, नैम हो जाएगा। नैम के ऊपर क्या होती थी, ऐसे, नैम के ऊपर ऐसे क्या होती थी, पेप्टाइड बॉन्ड। नैम के ऊपर क्या होती थी, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या करती है, जैसे क्रॉस लिंकिंग करती है। क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग करती है। मतलब क्या होता है, इधर देखिए ये नैग नैम की श्रृंखला और इनके बीच के ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे बीच के पेप्टाइड बॉन्ड क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, अगर हाथ से आपको समझ पड़ जाए तो देखिए ये हमारी श्रृंखलाएं हो गई, नैग वाली एक श्रृंखला, नैग नैम की श्रृंखला, नैग नैम की श्रृंखला, नैग नैम की श्रृंखला, नैग नैम की श्रृंखला, उनकी आपस की जो पेप्टाइड बंध है ऐसे क्रॉस लिंकिंग करके बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हमारी श्रृंखला, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस हो जाएंगे और क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। किसका, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो भाई कोशिका भित्ति बना किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं, तो एक तो होता है पेप्टाइड, दूसरा होता है ग्लाइकन। पेप्टाइड जो होता है अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, ग्लाइकन जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है कि एक ग्लूकोज दूसरे के साथ दूसरे तीसरा बहुत सारे आपस में संरचनाएं मिलके एक किसी संरचना का निर्माण करने से क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकन बना देते हैं। कैसे, तो ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज को हम चेंजेस करते हैं तो नैग बन जाता है, उसको थोड़ा और चेंज करते हैं तो नैम बन जाता है। और नैम वाली श्रृंखला के ऊपर ही क्या आके जुड़ता है, हमारा पेप्टाइड आके नैम के श्रृंखला के ऊपर ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, अब नैग और नैम क्या करते हैं, तो नैग और नैम एक दूसरे से अल्टरनेट फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। नैग होगा तो नैम, फिर नैम, फिर नैम, फिर नैम, फिर नैम। ठीक है, तो नैग नैम एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। सेम दूसरी वाली श्रृंखला में नैग नैम, नैग नैम होते हैं। तो उनकी पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करती है, यानी एक दूसरे के साथ तिरछे में आड़े तिरछे व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित करके मतलब जुड़ते हैं। ठीक है, एक पेप्टाइड दूसरे पेप्टाइड के साथ तिरछे रूप में जुड़ती है। एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन ऐसी हो जाती है। देखिए एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन ऐसी हो जाती है। एक लाइन कैसी होती है, सीधी सीधी, और दूसरी लाइन उसके ऊपर ऐसे आड़े आड़े हो जाती है। तो क्या होगा, देखिए इधर तो एक लाइन ऐसे ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तो कुछ एक लाइन ऐसे थी, दूसरी लाइन इसके ऐसे क्रॉस कर जाती है। ऐसे क्रॉस करेगी तो एक मजबूती, एक दीवार की तरह निर्माण करते हैं। किसका, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है, कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है, तो मैं थोड़ा सा रख करता हूं। चलिए, तो कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है, तो इधर लिखो। तो कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य है, एक तो संरचना बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करेगा, कोशिका का संरचना बनाए रखने का कार्य करेगा, यानी कोशिका की संरचना बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा और क्या करता है, तो संरचना बना के रखेगा। इसके अलावा इनको सहारा देने का काम करता है, कोशिका को सहारा देने का काम क्या करता है, तो हमारी कोशिका भित्ति करती है। इसके अलावा फटने से रोकता है। तो मान लो बहुत ज्यादा अंदर कुछ प्रक्रिया हो गई है तो फट जाए कोशिका, इसको रोकने के लिए भी कौन मदद करता है, तो हमारी कोशिका भित्ति मदद करती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के बारे में था। किसकी कोशिका भित्ति, और देखो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार के होते हैं, ओपन होते हैं, और कौन होता है, दूसरा संपुटिका होती है। हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो हमने देख लिया भाई कोशिका भित्ति किसके किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक और प्राणी, सॉरी वनस्पति। प्राणी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें सबकी बात नहीं करेंगे, मोनेरा की बात करें। मोनेरा की कोशिका भित्ति पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी हुई है। पेप्टाइड और ग्लाइकेन क्या होते हैं, तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन होते हैं। पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है। ग्लाइकन क्या होता है, ग्लूकोज की पॉलीमर होता है, यानी ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, हिंदी में बहुलक कहते हैं पॉलीमर को। ठीक है, तो अब बनाते कैसे हैं, तो ग्लूकोज को एक बीटा डी ग्लूकोज लिया। बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है सिग्निफिकेंस, तो भाई CH2OH ऊपर, H नीचे। अगर यहाँ पे H नीचे है तो यहाँ पे H ऊपर, OH नीचे। अगर यहाँ पे OH नीचे है तो OH ऊपर, H नीचे। और यहाँ पे H नीचे है तो H ऊपर, OH नीचे।
और यहाँ पे OH नीचे है तो यहाँ पे OH ऊपर H नीचे, तो उसमें चेंज करके क्या बनाते हैं, नैग बनाते हैं, ठीक है। और नैग बनने के बाद उसको क्या करते हैं, नैम बनाते हैं मॉडिफिकेशन करके उसमें भी, और नैम के ऊपर ही क्या आके जुड़ता है, पेप्टाइड। नैग और नैम एक दूसरे से अल्टरनेट में व्यवस्थित होते हैं, और नैग और नैम के अल्टरनेट व्यवस्था के कारण नैम के ऊपर पेप्टाइड श्रृंखला दूसरे पेप्टाइड श्रृंखला के साथ, दूसरे नैम की पेप्टाइड श्रृंखला के साथ क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग करती है, तिरछी जुड़ाव करती है, और तिरछे जुड़ाव करने के कारण क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। कार्य क्या क्या है कोशिका भित्ति के, तो कोशिका भित्ति का कार्य भाई पहला तो सहारा देना, दूसरा कोशिका को संरचना बनाए रखना कि कोशिका इसी शेप में रहे, उसके बनाए रखने का कार्य कौन करती है, कोशिका भित्ति। अच्छा, कोशिका भित्ति का ऐसे देसी भाषा पूछे तो एक कोशिका दीवार, और दीवार करता है क्या भाई, घर को एक आवरण देने का काम करता है कि भाई घर इतना ही दीवार, उससे ज्यादा इसे टेढ़ा होने नहीं देगा, ठीक है। एक तरह से कठोर होता है, ठीक है, फैलने यानी एक तरह से सशक्त होगा, उसे फैलने से गुणने दीवार क्या करता है भाई, इसे हम अगर मैं इस दीवार को ऐसे दबाऊं तो क्या दब के उधर साइड दब जाएगा, नहीं होगा ना। तो एक तरह से आवरण बना के रखा है, एक संरचना बना के रखा है, घर इसी रूप में रहेगा हमेशा जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह कोशिका भित्ति भी क्या करती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार को बनाए रखने का काम करती है, संरचना को बनाए रखने का कार्य करती है। इसके अलावा हमारा सहारा देने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति, कोशिका फट ना जाए उसको फटने से रोकने के लिए भी कोशिका भित्ति मदद करती है। अच्छा, हमने एक और ऐसे पढ़ा हुआ था पेनिसिलिन के बारे में, एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन जिसमें से बनता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम करता क्या है, तो एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक से जो क्या करता है, तो अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालता है। क्या करता है पेनिसिलिन, कुछ केमिकल निकालता है, वो पेनिसिलिन, इसकी बात कर रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। दर्द निवारक गोली के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। इसकी हम कहानी क्लास 12 में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कवरी बताई गई है चैप्टर 10 में, ठीक है। तो पेनिसिलिन करता क्या है, तो पेनिसिलिन हमारे कोशिका भित्ति के अंदर, हमारे को तो पाया नहीं जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति के अंदर, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति के अंदर जो क्रॉस लिंकिंग है ना, इस क्रॉस लिंकिंग को बनने ही नहीं देता। कौन, पेनिसिलिन क्या करता है, तो क्रॉस लिंकिंग को होने से रोकता है। क्या करने से रोकता है, क्रॉस लिंकिंग को होने से रोकता है। कौन रोकता है, तो हमारी पेनिसिलियम नोटेटम एक जीव है जो क्या करती है, बैक्टीरिया है जो क्या करती है, सॉरी एक सूक्ष्म जीव है जो क्या करती है, तो पेनिसिलिन का निर्माण करती है। पेनिसिलिन एक केमिकल है जो क्या करता है, तो इनके अंदर जो क्रॉस लिंकिंग ये बन रहा है ना, इस क्रॉस लिंकिंग को बनने ही नहीं देता। इससे क्या होता है सर, अरे जब कोशिका भित्ति के अंदर, अगर कोशिका भित्ति के अंदर ये क्रॉस लिंकिंग ऐसे नहीं बना, अगर ऐसे था और इसके ऊपर ऐसे मैंने कर दिया तो ये आवरण मजबूत हो गया, पर इसके अंदर यही नहीं बना तो ऐसे खुला रह गया और इसके अंदर से जो चाहेगा अंदर बाहर हो सकता है, तो कोशिका भित्ति फट जाती है क्योंकि उतना मजबूती मिला ही नहीं। और जब मजबूती नहीं मिलता है तो बैक्टीरिया मर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर किया तो उसे कैसे मारेंगे, पेनिसिलिन दे दो, पेनिसिलिन क्या करेगा, उस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देगा, कोशिका भित्ति के क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देगा। और जब क्रॉस लिंकिंग ही टूट गया तो फिर कोशिका के अंदर पानी आराम से प्रवेश कर जाएगा, और जब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा तो फूलेगा, और जब फूलेगा तो फटने से रोकने के लिए कौन चाहिए, फटने से रोकने के लिए कोशिका भित्ति चाहिए। और कोशिका भित्ति को क्रॉस लिंकिंग हुई नहीं तो कोशिका भित्ति बना ही नहीं है, और जब कोशिका भित्ति नहीं बना तो फिर हमारी जो बैक्टीरिया है मर जाती है। तो इस तरह हम दवाओं की खोज ऐसे ही करते हैं कि भाई क्या मैकेनिज्म हमारे अंदर चल रही है, क्या इनके अंदर चल रही है। जैसे हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो अगर हमारे अंदर कोशिका भित्ति होती तो हम पेनिसिलिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेनिसिलिन हमारी भी कोशिका भित्ति को तोड़ देता तो हम तो खुद ही मर जाते हैं। तो हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, पर बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो हम कैसे मारेंगे, जो उनके अंदर पाई जाती है उसे तोड़ दो, हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, कुछ असर ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, कभी जैसे पूछ ले कभी ना कि क्वेश्चन कि भाई बताइए कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर पेनिसिलिन असर नहीं करता, पेनिसिलिन असर नहीं करता, तो उसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा क्यों, क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही बताया था माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो पेनिसिलिन क्या ही कर लेगा, उसका कुछ कर पाएगा क्या, जब उसके अंदर कोशिका भित्ति ही नहीं है तो तोड़ेगा क्या, कुछ नहीं। तो पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा के ऊपर किसी प्रकार का असर दिखा पाता नहीं है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक थर्ड जो आता है अपना जीवद्रव्य झिल्ली उसके बारे में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, तो जीवद्रव्य झिल्ली, और बाहर से अंदर की ओर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, फिर कोशिका भित्ति पढ़ लिया, क्या पढ़ते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है, जीवद्रव्य झिल्ली। चलिए जीवद्रव्य झिल्ली की बात करें तो जीवद्रव्य झिल्ली किसका बना होता है, तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड भी किसके, लिपिड बाइलेयरी यानी
लिपिड के द्विसतह का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड द्विसतह का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होगा। और भी किसका? तो लिपिड द्विसतह का बना होता है। ठीक है, इसके भी संगठन की बात कर ले, क्या क्या करता है। ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली के संगठन की अगर बात करें कि क्या क्या करता है, या तो ऐसे बात करें कि बना किससे होता है, तो सर फॉस्फो प्लस लिपिड, दो चीजों का बना है, फॉस्फो प्लस लिपिड। ठीक है, तो अगर बात करें तो हम यहां पे बनाते हैं CH2OH, CH2OH, एक ग्लिसरॉल की संरचना बना रहा हूं, CH2OH क्या है? ये हमारे पास होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के दो OH के साथ में क्या जोड़ता हूं? फैटी एसिड। क्या जोड़ता हूं? फैटी एसिड। और एक एंड के साथ, तीन थे ना, OH OH OH, तो दो OH के साथ फैटी एसिड को जोड़ दिया। यानी फैटी एसिड होता क्या? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला जिसके एक एंड पे क्या होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक, फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरी, और यहाँ पे क्या होता है? हम फास्फोरस को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? फास्फोरस को। ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस को जोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो जो फैटी एसिड है ये कैसा होता है? जल वितरागी होता है। कैसा होता है? जल वितरागी। ठीक है, यानी जल को अपने अंदर आने नहीं देता। और फास्फोरस कैसा होता है? तो ये जलानुरागी होता है। कैसा होता है? जलानुरागी। यानी ये क्या करता है? जल के प्रति प्रवेशशील होता है, यानी ये जल में घुलनशील होता है। जलानुरागी का मतलब क्या? जल घुलनशील। ठीक है, और जल वितरागी का मतलब क्या? जल अघुलनशील। क्या लिखेंगे? जल अघुलनशील। ठीक है, जल वितरागी का मतलब जल घुलनशील, और जल अनुरागी का मतलब जल घुलनशील। ठीक है, जल वितरागी का मतलब जल अघुलनशील, जलानुरागी का मतलब जल में घुलनशील। ठीक है, तो हमारा दो भाग अच्छा बनता कैसे है? तो इसकी संरचना अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाता है। देखिए, ये ऊपर वाला हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सिर। और इसके नीचे दो ऐसी पूंछ निकलती है, इसे क्या कहते हैं? पूंछ। ठीक है, ऊपर क्या है? सिर है, नीचे क्या होती है? पूंछ होती है। सिर कौन सा भाग होता है? तो सिर वाला भाग हमारा एक फास्फोरस वाला होता है, जलानुरागी वाला भाग होता है। कौन सा होता है? जलानुरागी वाला भाग होता है। ठीक है, और पूंछ कौन सा भाग होता है? तो पूंछ हमारा ये जल वितरागी। देखिए, दो, एक फैटी एसिड दूसरी फैटी एसिड, दो फैटी एसिड की श्रृंखला क्या होती है? जल वितरागी। यानी पूंछ कैसा होता है? जल वितरागी। ठीक है, और सिर कैसा होता है? तो जलानुरागी होता है। कैसा होता है? जलानुरागी होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कहते हैं या हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मिलके बनाते कैसे हैं? तो एक सिर दूसरे के साथ ऐसे, देखिए ऐसे कुछ संरचना बनती है। ये वाला जो भाग है, ये वाला एरिया, ये कैसा होता है? जल वितरागी। और ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है? जलानुरागी। ठीक है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी तो उसमें क्या लिखा होगा? अभी आगे के चैप्टर से जब हम जीवद्रव्य झिल्ली की पूरी कहानी पढ़ेंगे यूकेरियोटिक के अंदर। अच्छा, जीवद्रव्य झिल्ली प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों पाई जाती है, और दोनों में कैसी संरचना होती है? सिमिलर, यानी समान संरचनाएं होती हैं। समान होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या होती है? समान संरचनाएं पाई जाती हैं जीवद्रव्य झिल्ली में। ठीक है, अच्छा, वहां पे हम पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? उसने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि जल वितरागी कुछ सिरा जल से एक तरह से स्वतंत्र, यानी प्रोटेक्टेड होता है, यानी जल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं होता है, एक तरह से गिरा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अच्छा, हमें ये मालूम है कि सर हमारा क्लास 12 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 6 जो है, 6 नहीं, चैप्टर नंबर 7, उसमें हमें कहानी बताई कि जीवों का विकास कैसे हुआ है। चैप्टर का नाम है विकास, एवोल्यूशन। तो वहां पे बताया गया कि जीवों का विकास सबसे पहले जल के अंदर हुआ था। अच्छा, जल के अंदर हुआ तो पानी बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाता है, कोशिका फट जाती, और जब कोशिका फट जाती तो जीव का निर्माण ही नहीं होता, ब्रह्मांड की सृष्टि बनता ही नहीं। ठीक है, तो उनसे जल घुसे ना और उससे रोक सके, कोशिका फटे ना, उसके लिए क्या होता था? तो जीवद्रव्य झिल्ली इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी को प्रवेश नहीं करने देगा, जल वितरागी है, अपने अंदर पानी को एंटर ही नहीं करने देगा। और ये कुछ ऐसे, ये क्या है? कुछ ऐसे व्यवस्था में गोलाई में पूरा घेर के, यही संरचना ऐसे पूरा गोल में घेर के इसको, यानी यही संरचना पूरे गोल में घेर के क्या बनाती है? जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण करती है। ठीक है, हमारे बैक्टीरिया की क्या करती है? जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण करती है। ठीक है,
चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा ऐसे जीव झिल्ली की कहानी पढ़ी है। अच्छा, अब आगे का जो टॉपिक है वो क्या हमारा, अच्छा इसका आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसे रख करूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बाहर से अंदर की ओर ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, जीव झिल्ली हो गई। अब हम अंदर आते हैं तो हमारा चौथा आवरण जो है वो क्या है, कशाभिका। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कशाभिका। ठीक है, कशाभिका की बात करें तो कशाभिका किसका बना होता है, यूकेरियोटिक की बात करें और दूसरा प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक के अंदर कशाभिका किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में आगे वन बाय वन किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और उनके अंदर व्यवस्था कैसी होती है, 9+2 व्यवस्था कैसी होती है, 9+2 की व्यवस्था होती है। हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कशाभिका। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, फ्लैजेलिन। कौन सा प्रोटीन कहा जाता है, यानी कशाभिका किसकी बनी होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन की। और इसके अंदर 9+2 व्यवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए, तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति दोनों में ही कशाभिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी कशाभिका। अगर यूकेरियोटिक की बात करें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकेरियोटिक की बात करें तो इसका मतलब फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, सॉरी प्रोकैरियोटिक कशाभिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कशाभिका कुछ 3 भागों का बना होता है। कितने भागों का बना होगा, 3 भागों का। सबसे ये आधारक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधार काय। ये वाला होता है, इसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आधार का, ये हो गया अंकुश, ये क्या हो गया, तंतु। ठीक है, आधार का। अच्छा, कशाभिका करता क्या है, तो अगर कशाभिका उपस्थित है, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर कशाभिका उपस्थित है तो बैक्टीरिया कैसी होगी, चलायमान, यानी चल सकती है मोटिलिटी में। ऐसे अपनी पूंछों को, ये जो तंतु है इसको ऐसे घुमा के कोशिका को क्या करता है, गति कराने में मदद करता है। और अगर अनुपस्थित है, अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा, और चलायमान होगा। ठीक है, कैसा होगा, और चलायमान होता है। यानी कशाभिका की उपस्थिति के आधार पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर कशाभिका उपस्थित है तो चलायमान कहलाएगा, और कशाभिका अगर अनुपस्थित है तो अचलायमान कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये क्या था, चौथा। पांचवें टॉपिक की अगर बात करूं तो पांचवा कौन सा है हमारा, पांचवें का नाम है रोम। ठीक है, पांचवा कौन सा है, रोम। ठीक है, अच्छा रोम क्या है, तो रोम हमारे कोशिका के बाहर कुछ अपवृद्धि होती है, नलिकाकार संरचना होती है। कैसी होती है, रोम एक नलिकाकार संरचना है। कैसी संरचना है, नलिकाकार संरचना है। रोम क्या है, एक नलिकाकार संरचना है। और कैसी होती है, संख्या में कम होती है। कैसी होती है, संख्या में कम होती है। कैसी होती है, संख्या में कम होती है। वहीं पे अगर हम झालर की बात करें, जो कि कौन सी है, 6 नंबर की संरचना है। झालर क्या होती है, तो लघु सूत्र लिखा है रूप में, हिंदी में लिखेंगे एनसीईआरटी की हिंदी बुक, तो उसमें लघु सूत्र लिखा है। लघु सूत्र का मतलब ब्रश जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ब्रिसल से, ब्रश जो है ना, ब्रश की बाहर की संरचना ऐसी कुछ पतले पतले धागे जैसी होती है। कैसी होती है, पतली होती है। ये कैसी होगी, तो रोम मोटी होती है। ठीक है, नलिकाकार संरचना होती है। कैसी होती है, लघु सूत्र, पतली होती है, ब्रश जैसी संरचना होती है। ठीक है, कैसी होती है, ब्रश जैसी संरचना होती है। और इसकी संख्या क्या होती है, संख्या भी किसके कंपेयर में, रोम के कंपेयर में क्या होती है, तो झालर की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अच्छा एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लाइन लिखा है कि रोम और झालर, क्या लिखा है, रोम और झालर दोनों के दोनों चलन में किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। क्या करते हैं, चलन में मदद नहीं करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखा है कि कशाभिका, रोम और झालर तीनों के तीनों क्या है, तो सतह संरचना है। क्या है, सतह संरचना है, जो कहां पाई जाती है, तो हमारे बैक्टीरिया के बाहरी सतह, बैक्टीरिया की बाहरी सतह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बाहरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या बताया उसने। तो बोला है कि भाई सबसे पहले बाहर की सतह पे कशाभिका है, इसके अलावा रोम है, इसके अलावा झालर है।
कसाविका कितने भागों में बटा होता है? कसाविका दोनों पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो लेस्निक प्रोटीन का बना होगा, यूकैरियोटिक की बात करें तो पिगमिन प्रोटीन का बना होगा। यूकैरियोटिक में 9+2 व्यवस्था होती है, प्रोकैरियोटिक में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात, कसाविका की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 भाग होते हैं, आधारकाय, अंकुश, तंतु। तंतु जो एक पतला भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। अंकुश जो तंतु को आधारकाय को जोड़ने का काम करता है, और आधारकाय जो कि हमारे कोशिका के अंदर धसा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो हमने बोला कि रोम क्या है, तो रोम एक मोटी संरचना होती है जो नली जैसी, देखिए मैंने नली जैसी संरचना बताई है, नलिकाकार अंगिका है, नलिकाकार संरचना है जो संख्या में बहुत कम होती है। संख्या में क्या होती है? बहुत कम होती है। वहीं पे अगर हम झालर की बात करते हैं, झालर के साथ ब्रश जैसा संरचना होता है, ब्रिसल से ब्रश की जो आगे का भाग होता है, वो ब्रश करते हैं, उसके आगे का जो पत्ते पत्ते धागे, ऐसे ही क्या होती है हमारे झालर पे, देखिए ऐसे ही बनाए हुए हैं। और झालर कैसी होती है? पतली होती है, ब्रश जैसी होती है, लघु सूत्र लिख के रखा बुक में, और क्या करती है? संख्या में अधिक होती है। क्या करती है? संख्या में अधिक होती है। ठीक है, किसके कंपेयर में? रोम के कंपेयर में संख्या में क्या अधिक होती है? तो हमारी झालर अधिक होती है। झालर और रोम दोनों ही चलन में किसी प्रकार की मदद नहीं करते, बस कसाविका चलन में मदद करता है। बैक्टीरिया को चलाने में कौन मदद करेगा? ओनली फॉर कसाविका। रोम और झालर किसी प्रकार से मदद नहीं करते। ठीक है, लेकिन झालर, रोम और कसाविका तीनों को हम क्या कहते हैं? सतह संरचना कहते हैं, जो सतह के ऊपर पाई जाती है। देखिए पूरा बाहर के आवरण पे या तो कसाविका है, या तो रोम है, या तो झालर है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सतह संरचना कहते हैं। और ये करते क्या है? तो बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ पड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? तो अब हम कौन से कितने तक पढ़ लिए थे? 5-6 तक पढ़ लिए थे लगभग। हाँ 6 तक हो गया था, झालर तो हो गया था। सातवीं संरचना आती जो क्या है? मीसोसोम। ठीक है, तो सातवां टॉपिक क्या है? मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम है क्या? तो एक तरह से जीव द्रव्य झिल्ली की अंतर्वलन है। क्या है? जीव द्रव्य झिल्ली की अंतर्वलन है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। जीव द्रव्य झिल्ली की अंतर्वलन, अंतर्वलन मतलब अंदर की ओर, वलन मतलब मुड़ी हुई। क्या है? जीव द्रव्य झिल्ली की अंतर्वलन। जो जीव द्रव्य झिल्ली है यही अंदर की ओर देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। ठीक है, मीसोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है पुटिका, दूसरी होती है पटलिका, और तीसरी होती है नलिका। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, पुटिका, पटलिका और नलिका। जीव द्रव्य झिल्ली, सॉरी, मीसोसोम में कितने प्रकार? पुटिका, पटलिका, नलिका। ठीक है, पुटिका, पटलिका और नलिका 3 भाग होते हैं। अच्छा, कार्य क्या करते हैं इसके? मीसोसोम का कार्य क्या क्या है? तो भाई मीसोसोम एक तो जीव द्रव्य झिल्ली ऐसे सीधे जाता तो इतनी सी जगह में रह जाता, यहाँ पे इतनी में रह जाता, यहाँ पे इतनी में रह जाता, पर इसने इतना भाग और बढ़ा दिया। यहाँ पे इतने में ना रह के इतना भाग और बढ़ा दिया, यहाँ पे इतने में ना रह के इतना भाग और बढ़ा दिया। एक तरह से क्या कि जीव द्रव्य झिल्ली के सतह को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? जीव द्रव्य झिल्ली के सतह को बढ़ा दिया। तो पहला कार्य, अगर कार्य की बात करें तो क्या करता है? जीव द्रव्य झिल्ली के सतह बढ़ाता है। क्या करता है? सतह बढ़ाता है। दूसरा क्या करेगा? तो सर यहीं से ये अपने कोशिका द्रव्य के अंदर से कुछ पदार्थों को बाहर भेज के कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। यानी एक तरह से यहाँ से कुछ पदार्थों को निकाल के बाहर की ओर कोशिका भित्ति के निर्माण में भी क्या करता है? मदद करता है। तो ये क्या करेगा? कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? कोशिका भित्ति निर्माण में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर कोशिका द्रव्य के अंदर से बाहर निकालना हो तो एक तरह से उनको शरीर के अंदर से, कोशिका के अंदर से बाहर निकालने के लिए, कोशिका द्रव्य से बाहर निकालने के लिए भी मीसोसोम क्या करता है? मदद करता है। यानी मीसोसोम एक तरह से स्रावी प्रक्रियाएं भी करता है। कैसी प्रक्रियाएं करता है? स्रावी प्रक्रियाएं। यानी स्राव मतलब शरीर के अंदर से पदार्थों को निकालना, तो स्रावी प्रक्रिया भी करता है। स्रावी प्रक्रिया की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा? तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? कोशिका विभाजन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मीसोसोम है, यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोइड यहाँ पे अगर जुड़ा हुआ है तो पहले क्या करेगा? उसे डबल करेगा। अगर मैं बताऊं तो देखिए ये रहा हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, उसका भी मीसोसोम, ये हमारा जीव द्रव्य झिल्ली, और यहाँ पे हमारा मीसोसोम। यहाँ पे हमारा क्या? न्यूक्लियोइड अगली अवस्था में। अच्छा, इनमें सेल साइकिल जैसी कोई अवस्थाएं नहीं होती। प्रोकैरियोटिक के अंदर किसी प्रकार की सेल साइकिल जैसी फेजेस नहीं होते। G1 G2 नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्या करेगा? थोड़ी देर वृद्धि करेगा, और वृद्धि के बाद अगले स्टेप में क्या कर देगा? तो अगले स्टेप में यहाँ से धीरे धीरे 2 न्यूक्लियोइड का निर्माण कर देगा। एक न्यूक्लियोइड यहाँ पे, एक न्यूक्लियोइड यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या करेगा? अगले स्टेप में यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से क्या कर देगा? ऐसे धीरे धीरे अंदर की ओर खांच बनाएगा,
और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देगा, मेसोसोम। नेक्स्ट स्टेप में इस कोशिका को यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड एक मेसोसोम, यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड एक मेसोसोम, फिर अगले स्टेप में ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो भागों में बांटने का एक तरह से कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए भी डबल करने में मदद किया कि नहीं किया, देखिए 1 से 2 किया या नहीं किया, तो डीएनए के डबल करने में, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डबल करने में भी, दुगने करने में, डीएनए को दुगना करता है। क्या करता है, डीएनए दुगना करता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हो गए हमारे मेसोसोम के। मेसोसोम है क्या, तो मेसोसोम एक तरह से हमारी द्वितीय झिल्ली की अंतर्वलन जो अंदर की ओर फलित होती है, तो द्वितीय झिल्ली के अंतर्वलन को क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पुटिका, पटलिका, नलिका। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुटिका, पटलिका, नलिका। कार्य क्या क्या है, तो पहले तो कोशिका भित्ति को निर्माण में मदद करेगा, द्वितीय झिल्ली के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा स्रावी प्रक्रियाओं में भी मदद करता है, कोशिका भित्ति विभाजन में मदद करता है, यानी कोशिका का विभाजन में मदद करता है, डीएनए को दुगना करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ श्वसन जैसी क्रियाओं के लिए क्या करता है, श्वसन संबंधित क्रियाओं में मदद करता है। क्या करेगा, श्वसन संबंधित क्रिया में भी मदद करता है, संबंधित क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो लगभग हमने मेसोसोम की भी कहानी देख ली। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, मेसोसोम हो गया। अब आते हैं हम किस पे, तो न्यूक्लियोइड पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8वां, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है क्या, तो न्यूक्लियोइड केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। बैक्टीरिया के केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। पर यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, कुंडलित अवस्था में पड़ा होता है। कैसा होगा, डीएनए कुंडलित अवस्था में मिलता है। कैसा मिलता है, डीएनए कुंडलित अवस्था में मिलता है, क्योंकि हमारी बैक्टीरिया का आकार होने वाला अभी कितना होता है, बैक्टीरिया का आकार 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम इसकी बात करें, डीएनए की बात करें, तो डीएनए होता है 1.86 मिलीमीटर। ठीक है, हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है कैसे पता करना है। भाई 3 4 और 10 की घात 6 बेस पेयर को 0.34 नैनोमीटर के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1.86 मिलीमीटर जैसा भाग आता है। आकार माइक्रोमीटर में और डीएनए की लंबाई मिलीमीटर में। मिलीमीटर ज्यादा है, माइक्रोमीटर कम है, तो क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज करना पड़ेगा, पैकेज फॉर्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड है क्या, न्यूक्लियोइड केंद्रक नहीं है। न्यूक्लियोइड केंद्रक तो है पर एक तरह से प्रॉपर केंद्रक नहीं, क्योंकि आवरण तो नहीं है ना। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए व्यवस्थित होता है। तो न्यूक्लियोइड वह रीजन है, वह भाग है कोशिका की, वह भाग है न्यूक्लियोइड जहां पे केंद्रक, जहां पे डीएनए कुंडलित अवस्था में व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो हमारा क्या, 7वां प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड की अगर बात करें, चलिए अगर प्लाज्मिड की बात करो तो प्लाज्मिड देखिए, अच्छा हमारा जो न्यूक्लियोइड है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड को हम ऐसे जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, यानी आनुवांशिक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक डीएनए भी कहते हैं। और आनुवांशिक डीएनए का मतलब हमारे शरीर के सभी आवश्यक जीन्स किसके पास होती हैं, आनुवांशिक डीएनए के पास होती हैं। अच्छा, डीएनए कितने प्रकार से होते हैं, जो डीएनए एक होता है ऐसे, ये देखिए दोनों छोर खुले हैं, पर कैसा है, डबल है। ठीक है, तो इसे कैसे, दोनों छोर खुला है तो क्या बोलेंगे, इसे रेखीय। क्या कहते हैं, रेखीय। और कैसा है, डबल है ना, एक दूसरे पे लिपटा हुआ, तो क्या कहेंगे इसे, द्विकुंडलित, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विकुंडलित। ठीक है, अच्छा हमारा प्लाज्मिड कैसा होता है, तो प्लाज्मिड वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार। 4 फीचर याद करना, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 में, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लाज्मिड के ऊपर एक टॉपिक ही दिया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मिड जो कि क्रोनिक वेक्टर की तरह कार्य करता है। तो प्लाज्मिड कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये भी देखिए 1 और 2 स्टैंड का है, तो ये भी कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। कैसा होगा, प्लाज्मिड वृत्ताकार होगा, द्विकुंडलित होगा। इसके पास खुद का प्रतिकृति क्षमता होती है। क्या होती है,
प्रतिकृतियन क्षमता होती है। प्रतिकृतियन क्षमता का मतलब क्या? तो भाई अगर जीनोमिक डीएनए की बात करें तो जीनोमिक डीएनए जब कोशिका विभाजन करेगी तो ही दो भागों में बटेगा, पर प्लाज्मिड ऐसा कुछ भी नहीं करता। प्लाज्मिड के पास खुद का एक ओरिजिन होता है, एक शुरुआती अवस्था होती है जो क्या कर सकती है, तो किसी भी अवस्था में मल्टीपल कॉपी बना सकती है, अधिक मात्रा में प्लाज्मिड का निर्माण कर सकती है। उसको कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? प्रतिकृतियन क्षमता रखता है, वृत्ताकार होता है, कुंडलित होता है। इसके अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय होता है। कैसा होता है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय होता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय होने का मतलब क्या? तो भाई आनुवंशिक डीएनए में गुणसूत्र तो होंगे ही, पर उसके अलावा भी कुछ गुणसूत्र प्लाज्मिड के अंदर होते हैं, जैसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त गुणसूत्र। और वो अतिरिक्त गुणसूत्र हमारे जीवन यानी बैक्टीरिया के जीवन संबंधित आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जीवन संबंधित सभी आवश्यक गुणसूत्र जीन किसमें होते हैं? आनुवंशिक डीएनए के अंदर, पर जो आवश्यक नहीं होते हैं वो अतिरिक्त गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मिड के अंदर। तो ये कैसे होते हैं? इनके चार फीचर्स कौन-कौन से? वृत्ताकार होते हैं, द्विगुणित होते हैं, प्रतिकृतियन क्षमता होती है और अतिरिक्त गुणसूत्रीय होते हैं। एक पॉइंट और लिख लेते तो लिखना होगा, तो इनका खुद का क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन होता है, यानी शुरुआती अवस्था होती है। ओरिजिन का हिंदी मतलब शुरुआती अवस्था, कैसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहीं से विभाजन करके वापस से क्या बना देगा? एक नया प्लाज्मिड बना देगा। ठीक है, तो लगभग हमने कहां तक पढ़ ली? प्लाज्मिड की कहानी पढ़ ली, हमने न्यूक्लियोइड भी पढ़ लिया। अब लगभग हमारा आठवां संरचना आता है अंतर्वेश पिंड, और उसके बाद क्रोमेटोफोर नोवा है। नहीं, ठीक, चलिए तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या आता है? तो राइबोसोम आता है। क्या आता है? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। झिल्ली विभिन्न रंग का होती है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है वो कैसा होता है? 70s प्रकार का होता है। क्या होता है? 70s, जो दो सब यूनिट, दो उप इकाइयों का बना होता है। दो उप इकाइयों का बना होता है। कितनी उप इकाई? दो उप इकाई का बना होता है। एक होता है 50s और दूसरा होता है 30s। ठीक है, 50s प्लस 30s मिलकर क्या बनाता है? 70s। अच्छा, s का मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, उन्होंने खोजी थी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग नियतांक। क्या कहते हैं? s को स्वेडबर्ग नियतांक जो है क्या? तो इनडायरेक्ट मेजर, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आकार और घनत्व का मापन। ठीक है, क्या कहते हैं? तो स्वेडबर्ग नियतांक कहते हैं s को, जो एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, उन्होंने खोजा था। उन्होंने क्या बताया था? तो अप्रत्यक्ष रूप से आकार और घनत्व का मापन किया था। ठीक है, चलिए तो अब हम राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम करता क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। किसमें मदद करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। कौन? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बात करें राइबोसोम की और, तो राइबोसोम क्या करता है? मान लीजिए हमारा जो न्यूक्लियोइड था, वो न्यूक्लियोइड क्या करेगा? एमआरएनए का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एमआरएनए का। किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का निर्माण करता है। और इस एमआरएनए के ऊपर, इस एमआरएनए के ऊपर क्या करते हैं? तो हमारी राइबोसोम की दो उप इकाई, एक बड़ी होती है, एक छोटी उप इकाई होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस एमआरएनए के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं और एमआरएनए के ऊपर व्यवस्थित होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, यानी बहु राइबोसोम। क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम। को क्या कहते हैं? बहुसोम। क्या कहते हैं? बहुसोम या तो पॉलीराइबोसोम। जो करता क्या है? तो एक तरह से एक ही प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक ही प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम बना किसका होता है? तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन का। किसके बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से एक 50s इकाई, दो इकाइयों का होता है, एक 50s होता है, एक 30s होता है। 50s जो और 30s दोनों मिलकर क्या होता है? 70s बनाते हैं। 70s s में क्या है? स्वेडबर्ग नियतांक है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? तो s की खोज की थी, यानी एक तरह से
श्वेतपत्र नियतांक है क्या? तो अप्रत्यक्ष रूप से आकार और घनत्व का मापन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो राइबोसोम क्या करते हैं, तो एक न्यूक्लियोइड के द्वारा बनने वाले एमआरएनए के ऊपर कुछ बहुत सारी एक श्रृंखला के ऊपर बहुत सारी, यानी एमआरएनए की एक श्रृंखला के ऊपर बहुत सारी अगर आरएनए जुड़ जाती है, आरएनए दो इकाई, एक बड़ी एक छोटी, अगर एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारी राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुराइबोसोम या बहुसोम कहते हैं, जो एक ही प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम बने किसके होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ पड़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, अंतर्विष्ट पिंड। क्या है, अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड है क्या? अंतर्विष्ट पिंड एक प्रकार का अघुलनशील तत्व है। क्या है, अघुलनशील तत्व है, या तो बोले तो क्या है, कोशिका के अंदर का अवशिष्ट पदार्थ। क्या है, अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट का मतलब यानी वह आवश्यक नहीं है, ऐसा पदार्थ जो कोशिका को आवश्यक नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट पिंड। एक तरह से ये कैसे होते हैं, झिल्ली विहीन होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्ली विहीन होते हैं, और झिल्ली विहीन होने की वजह से क्या होते हैं, तो कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्या होता है, झिल्ली विहीन होने की वजह से कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पड़े होते हैं। कैसे पड़े होते हैं, मुक्त रूप से पड़े होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई आवरण नहीं होता है। कार्य क्या करते हैं, तो कार्य है संग्रह करने का कार्य। क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, संग्रह करने के आधार पे किसका संग्रह करते हैं, अगर ये ग्लाइकोजन का संग्रह करते हो, क्या करते हैं, अगर ग्लाइकोजन का संग्रह करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कणिका। अगर ये फास्फोरस का संग्रह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फास्फोरस कणिका। इसके अलावा साइनोफाइसिन कणिकाएं। साइनोफाइसिन कणिका। इसके अलावा गैस राजधानी भी पाई जाती है इसके अंदर। क्या पाई जाती है, गैस राजधानी। अब गैस राजधानी है क्या, तो गैस राजधानी एक तरह से गैस का संग्रह करती है। किसका संग्रह करती है, गैस का संग्रह करती है। ठीक है, और गैस के संग्रह करने वाली गैस राजधानी किसके अंदर पाई जाती है, गैस राजधानी किसके अंदर पाई जाती है, तो उसने लिखा है एक तो नीलहरित जीवाणु, नीलहरित शैवाल। इसके अलावा लिखा है बैंगनी और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। किसके अंदर होंगे, बैंगनी और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, या तो नीलहरित शैवाल को क्या पाए जाते हैं, तो ये गैस राजधानी पाए जाते हैं। ऐसा गैस राजधानी यानी गैसों का संग्रह करने के लिए झिल्ली तो चाहिए ना, तो झिल्ली होती है पर किसकी नहीं बनी होती, फॉस्फोलिपिड की झिल्ली कभी नहीं बनी होती। प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल जीवद्रव्य झिल्ली के अलावा कोई भी संरचना लिपिड बायलेयर की नहीं बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की नहीं बनी होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना लास्ट टॉपिक जो है वो है वर्ड की लव, उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, वर्ण की लव। वर्ण की लव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। अच्छा ये है क्या, तो एक तरह से जीवद्रव्य झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाली कुछ संरचना जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्णक। क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वर्णक करते क्या है, तो वर्णक एक तरह से वर्णक का मतलब क्या, रंग बिरंगे अलग अलग रंग के लिए जवाबदार है। तो इसके अंदर क्या होता है, रंग के लिए जवाबदार होता है, रंगों के लिए जवाबदार होता है। ठीक है, इसके अलावा जिसके अंदर रंग पाया जाएगा वो कैसा होगा, प्रकाश संश्लेषी। अच्छा क्रोमेटोफोर वर्ण की लव किसके अंदर पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया। बुक में लिखा है नीलहरित शैवाल, क्या लिख के रखा है, नीलहरित शैवाल के अंदर पाए जाते हैं। बाकी सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाए जाते, ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक के नीलहरित शैवाल के अंदर ही वर्ण की लव पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, एक प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, रंगों के लिए जवाबदार होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ये कैसे होते हैं? तो हमारे हरित द्रवक की संरचना थाइलेकोइड के समान होते हैं। किसकी तरह हो गए? थाइलेकोइड के समान होते हैं। किसकी तरह होते हैं? थाइलेकोइड के समान। अगर हम बनाए हरित द्रवक को, इसके अंदर ऐसे हमारे थाइलेकोइड थे तो इसके ऊपर कुछ वर्णक पाए जाते थे, ठीक है। तो थाइलेकोइड की संरचना के समान होते हैं। कौन? हमारे वर्णकीय द्रवक होते हैं। अच्छा, यहां से पता चलता है सर साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? तो एक तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किसका किसका कार्य करता है? देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाने वाले थाइलेकोइड और इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटोफोर एक जैसी संरचना है। तो हम क्या कह सकते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नील हरित को क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की जोड़ती कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने हर एक घटना के बारे, हर एक अंगों के और घटक के बारे में हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के, ठीक है। तो ये हमारा आज प्रोकैरियोटिक टॉपिक पूरा हुआ। लगभग मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइनों को इंक्लूड कर दिया है। आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, नोट साथ साथ में बना लें, एनसीईआरटी पढ़ें और कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें अदर रेफरेंस बुक से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आगे का होगा प्रोकैरियोटिक तो हो गया, सॉरी आगे का होगा हमारा यूकैरियोटिक टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।